हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रेनबो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टॉप 20 सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको 20 प्रश्न कराता हूं जो कि एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल यानी कि हाल ही में जो एग्जाम आ रहे हैं सभी में कहीं ना कहीं आपके काम आने वाले हैं। इसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी यह है कि जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं वो सारे के सारे वो हैं जो मैंने एसएससी के लास्ट ईयर एग्जाम हुए हैं उन्हीं पेपरों से मैंने प्रश्नों को कलेक्ट किया है। तो देखेंगे जैसे कि इसमें मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा। देखेंगे, देखो पहला प्रश्न ये कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। अब एक बार बताओ, आपके पास आय का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है, यानी कि चैप्टर जो बना है, किस चैप्टर का प्रश्न है? अनुपात समानुपात का। अभी कह रहे हैं ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है। तो आप सबसे पहले देखेंगे ए और बी। ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? आप ये कह रहे हैं पहले व्यक्ति का नाम तो है ए, अनुपात उसके साथ दूसरे व्यक्ति का नाम है बी, और यहां आपको दिया है आय का अनुपात। आय का अनुपात कितना है? 11:13। अब आगे कहता है और उनके खर्च का अनुपात। खर्च का अनुपात कितना है? तो खर्च का अनुपात है 9:11। 9:11। अब एक बार बताओ कि अगर आपके पास आय है, आय में से अगर आप कुछ खर्च कर देंगे तो उसके बाद जो बचेगा वो बचत कहलाएगी। उसके बाद जो बचेगा वो बचत कहलाएगी। मुझे बताओ, 11 में से अगर मैं 9 घटा रहा हूं तो 2, और 13 में से 11 घटा रहा हूं तो 2। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि वे प्रति माह 4,000 रुपए की बचत करते हैं, इसका मतलब इसने भी 4,000 रुपए बचाए होंगे और इसने भी 4,000 बचाए होंगे। अब दोनों की बचत बराबर है, और देखो यहां से भी क्या दोनों की बचत बराबर ही है भाई, दोनों दो दो बचा रहे हैं। इसका मतलब दो की वैल्यू कितनी रही होगी? 4,000। तो आप ये कह सकते हैं 4,000/2, और गुणा में आपसे पूछा क्या है? ये कह रहा है उनकी आय का अंतर कितना है। मुझे बताओ इन दोनों में, दोनों व्यक्तियों की आय का अंतर कितने का है? तो ये 11 कमाता है, ये 13 कमाता है, दोनों की आय का अंतर कितने का है? 2 का है। तो आप ये कह सकते हैं इस वाले 2 से 2 गया, तो बचा क्या? 4,000। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर 3 आ गया है, जो क्या है आपका आंसर है। करना कुछ नहीं था, अगर ये अनुपात अलग अलग होता तो आप अनुपात बैलेंस करते। अनुपात बैलेंस करते। अनुपात बैलेंस करना अगर आप पे नहीं आता है तो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे, जिसमें मैं आपको अनुपात समानुपात को बैलेंस करना बता दूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखेंगे अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। बढ़िया प्रश्न है दूसरा भी। ये कह रहा है 50,000 रुपए के बिल पर 20% की छूट, 20% की एक छूट और 16% और 4% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर क्या होगा? देखो प्रश्न बना है बट्टा से। प्रश्न किस चैप्टर से है? बट्टा से। अब मुझे एक बात बताएं आप, छोटी सी बात, कि एक तो बट्टा है डायरेक्ट 20% का, और एक बट्टा है 16% प्लस 4% का। मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों बात बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों बात बराबर नहीं है। देखो ये तो 20% ही रहेगा, पर अगर मैं इसके समतुल्य निकालने जाऊंगा तो ये होगा क्या? 16% प्लस 4% माइनस 16 × 4/100%। अब देखो अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो 20 से तो 20 घट ही जाएगा भाई, दोनों का बीच का अंतर पूछ रहा है 20%, ये वाला, माइनस 16 और 4 20%। अब मैं इसे घटा रहा हूं तो इसीलिए प्लस के कितने लिख दिए? 16 × 4/100%। अब देखो इससे तो ये कट ही जाना है, अगर ये कट गया तो बचा क्या? 16 × 4%। तो आप ये कह सकते हैं कितने का अंतर आने वाला है? तो आप कहेंगे 50,000 का 16 × 4/100। जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो एक और 100 आ जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 पंजे 80 और 8 चौक 32। उत्तर कितना आ गया?
कि वहां जो अंतर मिला होगा वो 320 का होगा। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर 3 आ गया है। ऑप्शन नंबर 3 आ गया है। देखो अगला प्रश्न। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आप भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो भाई लाइक जरूर करें वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो। देखो प्रश्न संख्या 3 देख रहा है, दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। अब देखो उसने एक बात बताई है कि पथ की जो क्वालिटी है, पथ कैसा है, तो उसने कहा है पथ जो है वो वृत्ताकार है। अब चाहे वो एक दिशा में चले चाहे वो विपरीत दिशा में चले, दौड़ेंगे वो वृत्ताकार पर ही। वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे एक समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में चलती हैं यदि इनकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुनः किस समय ये मिलेंगी, पुनः कितने बजे आपस में मिलेंगी। देखो अब आप मुझे एक बार बताएं कि पथ की लंबाई अगर 3.6 किलोमीटर है तो 3.6 ही रहेगी पहली कार के लिए भी, जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे के लिए भी दूरी 3.6 किलोमीटर ही रहेगी, दूसरे की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो बन जाएगा 36/720, यहां बन जाएगा 36/900। जब भी वृत्ताकार पथ पे 2 धावक दौड़े, 3 दौड़े, 4 दौड़े, तो आपको क्या करना है? इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कितने समय में मिलेंगी, और समय का फॉर्मूला है दूरी बटे चाल। दूरी ये है, चाल ये है, दूरी ये है, चाल ये है। अगर संख्या कटती है तो काट दो, जैसे यहां कट रही है। 36 दूनी 72, तो 1 बटे कितना आ गया? 20। ये आ गया, संख्या कट जाएंगे 18 से। 18 दूनी 36, 18 से काटेंगे 18 पंजे 90, 50 बार। 2 से काटेंगे 25 बार। इसका मतलब यह आया 1/25। ऐसे प्रश्न में हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अब देखो एलसीएम तो आ गया 1 और एचसीएफ आ गया 5। इसे मिनट में बदलेंगे तो गुणा में 60 और आ गया। काटेंगे तो कितनी मिनट आ गई? 12 मिनट। काटेंगे कितनी मिनट आ जाएंगी? 12 मिनट। इसका मतलब उत्तर आएगा, देखो 12 बजे चलना शुरू किया और 12 मिनट बाद मिल गई, तो 12:12। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 12:12 तो आपस में मिल जाएंगी। पर ऐसे प्रश्न में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ऐसे प्रश्न में हमेशा आपको एलसीएम निकालना होगा। ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे फिर आगे चलेंगे। देखो चौथा प्रश्न देख रहा है, सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में, उसने कहा है सुमन और अरुण कितने दिनों में? 96 दिनों में। आ कहता है अरुण और राहुल 48 दिनों में। अरुण और राहुल कितने दिनों में? 48 दिनों में। और आगे कहता है राहुल और सुमन कितने दिनों में? तो 80 दिनों में। पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उस कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो प्रश्न में दिया है लगभग, इसका मतलब जो संख्या आएगी वो दशमलव में आएगी और दशमलव को इन्होंने लगभग में लिखा होगा। देखते हैं एक बार। आपका काम है पहले एलसीएम लेना, ताकि एलसीएम से हम ये निकाल पाए कि इनकी क्षमता कितनी है। एलसीएम से ये ला पाए कि क्षमता कितनी है। देखो एलसीएम लेने का एक आसान तरीका, सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम बना दो। देखो 96 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 96। सॉरी 32 या 96।
अगर मैं एलसीएम में लेके आता हूं, देखो 96, मैं यहां सॉल्यूशन करता हूं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिया 96। मुझे बताओ 48, 48 तो 96 में अपने आप ही, क्योंकि 48 दूनी 96 बनता है। इसका मतलब ये सारी संख्या मिलकर 48 बन गई होंगी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48। ठीक है, बात आई 80 पे। 80 बना है 16 गुणा 5 से। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपको एक 5 चाहिए, तो 16 पंजे 80 हो गया कंप्लीट। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160 और 16 थी 48। का मतलब आपका एलसीएम बना 480। आपका एलसीएम कितना बन गया? 480। ये आपका कुल काम हो जाएगा। अगर ये कुल कार्य है 96 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। 48 से कटेगा 10 बार और 8 6 48, इससे कटेगा 6 बार। अब देखो सारे व्यक्ति अगर 2-2 बार आ जाएं तो आपका काम जो बनेगा वो ये बन जाएगा 480 गुणा 2, क्योंकि जब सारे व्यक्ति 2 बार आएंगे तो क्या काम भी 2 गुना हो जाएगा? भाई 2 गुना काम करेंगे वो। जब सारे व्यक्ति 2-2 बार आने लग गए, इसका मतलब काम भी 2 गुना करेंगे वो। और अगर 2 गुना काम करेंगे तो गुणा 2 कर दी। अब उसने कहा है कि तीनों मिलकर, भाई उसने कहा राहुल, सुमन और अरुण मिलकर इस कार्य को लगभग कितने दिनों में कर देंगे? जब ये मिलकर काम करने आएंगे तो क्या इनकी क्षमता जुड़ जाएंगी? 10 और 5 15 और 6 21, 3 से काटेंगे 16 थी 48 जीरो, और 3 से काटेंगे 3 7 21, और ये बना 16 दूनी 32, 320 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, बचे कितने? 7 चौक 28, 4 बच जाएंगे 40 होगा, 7 पंजी 35। इसका मतलब उत्तर जो आएगा लगभग 45 आएगा। अब 45 दशमलव कुछ बनेगा, जिससे 45 ऑप्शन में नहीं दिया, 46 दिया, ये आपका आंसर है। 46 आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। प्रश्न करने में टाइम नहीं लगता। अगर कैलकुलेशन का आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर प्रश्न करने में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला। देखो अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? मुझे एक बात बताएं कि 1 लीटर के स्थान पर उसने 800 ml दिया, क्या उसने 200 ml की बेईमानी कर ली? और 200 ml की कितने पे? 800 पे। गुणा काटेंगे तो 25% की तो बेईमानी यहां चल रही है उसकी। अब 200 वाले सामान पे अगर 160 रुपए प्रति लीटर में खरीदा था, अब 160 में उसने 1 लीटर खरीदा था और उसने 25% को बेईमानी कर ली, तो मैं ये कह रहा हूं कि 160 पे अगर मैं ये निकालता हूं कि उसने बेईमानी कितने की करी, तो आप ये कह सकते हैं 75 बटे 100 सामान दिया होगा। 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 4 दिया 12। इसका मतलब 120 वाला सामान 200 में जाने लग रहा है। 120 वाला सामान 200 में जाने लग रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसने 75 रुपए की बेईमानी कर ली है। या 75 रुपए का वो लाभ ले गया, कितने पे? 120 पे। गुणा 100, इस वाली जीरो से तो जीरो गई, 3 से काटेंगे 25 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 2 दूनी 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, यानी कि यहां कुछ हमने कैलकुलेशन में गलती करी है। एक बार देखो फिर से देखते हैं इसे, क्योंकि इतना तो आंसर बनेगा ही नहीं। देखो मैं इसे आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, क्योंकि प्रश्न 2-3 तरीके से हो जाएगा। पहले निकालते हैं इसका प्रतिशत में बेईमानी कितने की है। देखो आप ये कह सकते हैं कि उसने
40 रुपए की तो बेईमानी यहां कर ली क्योंकि 200 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दिया जो उसने 160 का खरीदा था। तो यहां बेईमानी देख रहे हैं कितने की है। अब उसने 200 ग्राम की बेईमानी यहां कर ली, जो सामान 1 लीटर देना था वो दिया 800 ग्राम। तो उसकी बेईमानी 2 बार है, 0 से 0 गई, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे कितनी बार। देखो 25% की तो बेईमानी यहां, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 4 बार, 4 से काटेंगे 25% की बेईमानी यहां। अगर वो 2 बार 25% की बेईमानी कर रहा है तो सदाबहार लगा दो। सदाबहार कहता है प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसका मतलब 25 प्लस 25, 25 गुणा 25 बटे 100। देखो 25 और 25 50 प्लस 625 ये बनेगा और बटे 100 चल रहा है। इसका मतलब ये आ जाएगा 56.25। 56.25 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 आ गया, जो क्या है आपका आंसर है 56.25%। प्रश्न को करने के और भी तरीके हैं, चाहो तो आप इसे और किसी तरीके से भी कर सकते हो। देखो अगला प्रश्न देख रहा है 500 मीटर की दौड़ में पी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। देखो यहां से यहां तक की मानो 500 मीटर की दौड़ है। पी चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पी की स्पीड कितनी है? इसका मतलब क्या है कि 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकता है। इसका मतलब 1 किलोमीटर जाने में उसे आधा घंटा लगेगा और 500 मीटर जाने में तो उसे 15 मिनट ही लगेंगे। फिर भाई सीधा सा लॉजिक है कि 60 मिनट में 2 किलोमीटर तो 30 मिनट में 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर जाने में 15 मिनट। इसका मतलब पी इस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा? पी इस दूरी को तय कर लेगा 15 मिनट में। चलते हैं आगे। देख रहा है पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है। इसका मतलब क्यू को यहां खड़ा कर दिया है पी ने। इसका मतलब क्यू को 480 मीटर की दूरी तय करनी है बस। कितने मीटर की दूरी? 480 मीटर की। और फिर भी वह उसे 60 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या है कि इसने ये वाली दूरी तय करने में पी से 1 मिनट ज्यादा लिया होगा। भाई 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट है। मुझे बताओ पी इस दूरी को तय करने में ले रहा था 15 मिनट। इसका मतलब क्यू ने ये वाली दूरी 16 मिनट में तय की होगी। मैं कह सकता हूं 480 मीटर जाने में क्यू को कितना समय लग रहा है? तो क्यू को लग रहे हैं 16 मिनट। अगर मिनट को मैं घंटा में बदलता हूं तो बटे 60 आएगा, 60 घूम के ऊपर गया और मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 नीचे आ गया, क्योंकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। 1 2 1 2 16 तिया 48 और 6 तिया 18। 18 बटे 10 आ गया, जिसे आप कितना लिखेंगे? 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 आ गया है, जो क्या है आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आ गया है। देखो प्रश्न संख्या 7 बढ़िया प्रश्न है और कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसमें मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती या प्रथमानुपाती से प्रश्न ना पूछे हो। वो बात अलग है कि प्रश्न में पूछा अलग अलग तरीके से है। जैसे अभी तक क्या था? संख्याओं से पूछ रहा था। अभी क्या है कि एबीसी ले आया। देखो जब तृतीयानुपाती पूछ ले, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला रहता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर का मतलब है जो पहला पद हमेशा ए का काम करेगा और दूसरा पद हमेशा बी का काम करेगा। अगर बी स्क्वायर ही है तो आप ये कह सकते हैं 3xy इंटू 3xy बटे ए कितना है? 5x स्क्वायर, मतलब x गुणा x। ये वाले दोनों x से तो x गया, तो ऊपर बन गया कितना? 9y स्क्वायर बटे कितना? 5। 9y स्क्वायर बटे 5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 आ गया है, जो क्या है आपका आंसर है। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए। जब ये आपसे ये पूछ ले कि मध्यानुपाती क्या है तो अंडर रूट ए बी।
तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए, मध्यानुपाती कितना रूट ए बी। देखो प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न देखेंगे एक बार। आठवां प्रश्न खुद से करने की भी कोशिश करें एक बार, नहीं होता है तो आप वीडियो में देखें। देखो आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न तो उसी की तरह जो अभी किया था। ठीक है ना, रीता कहती है कि वह अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचती है। इसका मतलब जितने का उसने सामान खरीदा उतने की बेचने की बात कर रही है। यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार का उपयोग करती है, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम भार की जगह अगर उसने 80 ग्राम का प्रयोग किया तो आप ये कह सकते हैं कि 20 ग्राम की बेईमानी हो गई है। और 20 ग्राम की जो बेईमानी हुई है वो पूरे सामान पर, पूरा सामान कितना है दुकान से, आपसे कह रहा है कि दुकान से जो पूरा सामान है वो 100 ग्राम गया, पर दुकान से जब उसने 80 ग्राम तोला है तो 20 ग्राम बचा लिया है, और हमेशा बचत जो होगी वो उस सामान पे होगी जो दुकान से सामान गया है। 20 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। इसका मतलब उसने जो बेईमानी करी है या लाभ जो कमाया है वो कितने प्रतिशत का है, वो 25% का लाभ कमा लिया है उसने। देखो अगला प्रश्न कह रहा है 10 और 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 और 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो ये अभाज्य संख्या होती क्या है, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। केवल 2 गुणनखंड का मतलब है केवल वो संख्या केवल अपने आप से घटे। तो और 10 और 25 के बीच बात कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद संख्या बनेगी 11, फिर बनेगी 13, फिर बनेगी 17, फिर बनेगी 19, फिर बनेगी 23। और औसत का फॉर्मूला रहता है औसत बराबर है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इनका योग कर दिया, संख्या कितनी है इनकी, तो संख्या 1 2 3 4 5, बस इन्हें जोड़ेंगे। देखो 23 और 17, 23 17 हो गए 40, 40 और 19 और 11 30, 70, 70 और 10 80 और 3 83, यह है 83 बटे 5। जब किसी भी संख्या में 5 का भाग करना हो तो संख्या को 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, इसका मतलब आ गया उत्तर 16.6, 16.6। पहला ही ऑप्शन दिया है 16.6। किसी भी संख्या में 5 का भाग करना हो तो संख्या को 2 गुना करो और एक अंक बाद दशमलव लगा दो। संख्या को 2 गुना करना है और एक अंक बाद दशमलव लगा देना है। देखो अगला प्रश्न कह रहा है 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो उसने कहा कि 20 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति तो चला गया, अब 7.9 किलोग्राम की वृद्धि हुई, कितने सदस्यों पे, तो 10 के 10 सदस्यों पे। इसका मतलब वो 20 तो लेके ही आया होगा और 7.9 की जो वृद्धि करी है 10 के 10 पे, इसका मतलब क्या है कि वो 79 किलोग्राम वजन और ज्यादा लेके आया। तो 79 + 20 कितना आ गया आंसर, ये पूछ रहा है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या था, तो नए व्यक्ति का वजन 99 किलोग्राम था, बस आंसर है। अगर उसके आने से वृद्धि होती है तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आने से कमी होती है तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो 11वां प्रश्न देख रहे हैं यदि 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो आप जब भी ऐसा प्रश्न आए मिश्र समानुपात का प्रश्न बनता है। 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में, इसका मतलब पूरा काम है 9 गुणा 18। तो दोगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति, मुझे बताओ कि 18 व्यक्ति आएंगे जिनकी क्षमता कितनी है, 2 गुनी है, उसी काम को कितने दिन में करेंगे। उसी काम को करा है तो 18 से तो 18 गया, तो उत्तर आ गया 9/2। 9/2 चौथा ऑप्शन दिया है। या तो 9/2 मिलेगा, वरना 9 में 2 का भाग करके 4.5 लिख देगा उसे वो।
देखो 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। जब 2 चौके हैं तो इसका मतलब चौके से उसने बनाए 8 रन, और 6 छक्के हैं तो इसका मतलब छक्के से बनाए उसने 36 रन। इसका मतलब 8 + 36, तो उसने 44 रन तो बाउंड्री से बना दिए हैं। मुझे बताओ, अगर 96 में से 44 रन वो बाउंड्री से बना रहा है, यानी कि चौका और छक्कों से बना रहा है, तो बाकी रन उसने विकेट के बीच भाग के बनाए होंगे। तो 96 में से 44 घटाए दे रहे हैं, तो यहां बचा कितना? 52। इसका मतलब 52 रन ऐसे हैं जो उसने विकेटों के बीच भागकर बनाए हैं। आपसे पूछ रहा है कि विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने स्कोर का कितने प्रतिशत रन बनाए, तो आप ये कह सकते हैं 52 रन बनाए भाग के, कितने में से? 96 में से, और गुणा 100। 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे 24 बार। 4 से काटेंगे 13 बार, 4 से काटेंगे 6 बार, तो ये बना 25 × 13 और 25 × 10 250, और जब जोड़ेंगे तो ये हो गए 325। 6 पंजे 30, बचे 2, 25 हुआ, 6 चौक 24। इसका मतलब उत्तर आएगा 54 दशमलव कुछ, 54.16। एक ऑप्शन में दिया 54.16% आ गया, बस आंसर है 54.16% आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। आपने किया क्या है? पहले 2 चौके मारे, 6 छक्के मारे, ये वाले रन जोड़ने के बाद कुल रनों में से घटा दिए, और कुल रन में से घटा के जो उसने 52 रन बनाए वो विकेटों के बीच भाग के बनाए। कितने रनों में से? 96 रनों में से। हमेशा कुल संख्या नीचे आएगी। देखो 13वां प्रश्न, ठीक है, कह रहे हैं एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मूल्य ह्रास का मतलब है कि उसके मूल्य में कमी आ जाती है। कमी कितनी बताइए? तो उसने कहा है कि 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब बचेगा कितना? 9/10, क्योंकि 10% को आप लिखेंगे 1/10, कमी है तो इसे घटा के लिख देंगे, कितना रह जाएगा? 9/10। ठीक है। यदि घर का वर्तमान मूल्य 40 लाख रुपए है, कितना है? 40 लाख रुपए है। आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 बार 9/10 गुणा 9/10 और गुणा 9/10, 1 2 3 0, 1 2 3 0। इसका मतलब बाद में 3 0 तो आएंगी भाई, ये वाली 3 0 आ गई, 4 की गुणा। अगर मैं इन तीनों की कंपेयर करता हूं तो 9 निम्मा 81 निम्मा 729, तो 4 की गुणा करेंगे, 4 नाम 36 का 6, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, और 4 सत्ते 28 और 1 29। इसका मतलब ये आएगा 29 16, 29 16 और 000, 29 16 000। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है। देखो 10% कमी थी इसीलिए मैंने 9/10 लिखा। 10% वृद्धि होती तो आप जोड़ के 11/10 लिखते हो उसे। जैसे 12.5% आ जाए, 12.5% का मतलब रहता है 1/8। कमी है तो 7/8, वृद्धि है तो 9/8। वृद्धि है तो जोड़ेंगे, कमी है तो घटाएंगे, बस इतना करना है। देखो अगला प्रश्न, देख रहे हैं आनंद स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायन में लगता है। तो धारा की चाल कितनी है? देखो ये वाला टाइप इंपोर्टेंट भी है और इससे ज्यादा आसान टाइप पूरे नावधारा में नहीं है। देखो उसने कहा कि जब वो धारा के साथ चलता है तो चाल 8 + y हो जाएगी, क्योंकि y धारा की चाल है। जब वो धारा के विपरीत चलेगा तो 8 - y हो जाएगी। उसने कहा 3 गुना समय, इसका मतलब 3 यहां आएगा और यहां कितना आएगा? 1। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + y बराबर 3 की गुणा करेंगे, 8 × 3 =
24 माइनस 3y। इस वाले y को, या मैं कह सकता हूं 3y को इधर ले आए, हो जाएगा 4y बराबर, इस वाले 8 को इधर ले गए, 24 में से 8 गया कितना 16, 4 से काटेंगे 4 बार, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। पहला ही ऑप्शन है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो देखो, जहां मैं प्लस लगा रहा हूं वहां मैं बड़ी संख्या लिख रहा हूं, बस इतना याद रखना। जहां मैं माइनस लगाऊंगा वहां मैं छोटी संख्या लिखूंगा। गुना से जब भी प्रश्न आए प्लस की तरफ हमेशा बड़ी संख्या, मानो 5 गुना बोलता तो मैं 5 को प्लस की तरफ लिखता और मैं 1 को माइनस की तरफ लिखता। हमेशा प्लस की तरफ बड़ी संख्या लिखनी है, क्योंकि होता समय है और समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसी तरीके से करना है बस। 15वां देखो, यदि 21 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 5 किलोग्राम नमक और 25 रुपए प्रति किलोग्राम के 3 किलोग्राम नमक को मिलाया जाता है, मुझे बताओ कि 21 के हिसाब से 5 किलोग्राम नमक कितने का, तो आपने कहा 21 पंजे 105, और 25 के भाव से 3 किलोग्राम नमक कितने का, तो 25 या 75। इसका मतलब नमक पे जो खर्चा हुआ क्या वो 180 रुपए है? क्या नमक पे खर्चा 180 रुपए हुआ है? ठीक है, तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा? अब ये आपसे इसका औसत मूल्य पूछ रहा है। मुझे बताओ 180 खर्च करते समय आपने कितने किलोग्राम नमक ले लिया? 8 किलोग्राम। बस 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 16, बचे कितने? 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, बचे कितने? 4 40 होएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगी, और 8 पंजे 40। इसका मतलब 22.5 आएगा, 22.5। तीसरा ऑप्शन है जो क्या है आपका आंसर, 22.50 रुपए प्रति किलोग्राम आंसर आ जाएगा बस आपका। देखो 16वां प्रश्न देखेंगे, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नगद छूट देता है, मुझे बताओ 10% छूट मतलब 90/100। अब आपने नगद मूल्य फिर मतलब नगद का पैसा फिर से दिया है, तो 10 और 10 20 नहीं बनेगा। उसने कहा कि फिर से 10% की छूट, तो अगली 10% की छूट फिर से नए मूल्य पे, तो 90/100 हो जाएगा। 2 और 2 4, 1 2 3 4 जीरो कट गई, तो आ गया 16 गुणा 81, तो 16 एकम 16, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 है दो ऑप्शन में, या तो ये है या ये है। करते हैं गुणा, 16 एकम 16 का 6 हासिल के लिए कितने? 1, 16 अट्ठे 128 और 1 129, तो 1296 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आ गया, जो आपका क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। पहले 10% बट्टा 90/100 लिख दिया, दोबारा 10% बट्टा फिर से 90/100 लिख दिया। मानो दोबारा में 20% होता तो मैं 80/100 लिख के चलता। बट्टा मतलब कमी होती है, इसीलिए मैं घटा के लिखता हूं उसे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 17वां। ठीक है, राम श्याम और मोहन, तो आप लिखेंगे राम श्याम और मोहन 7:8:5 के अनुपात में, मतलब इनका जो वजन है 7:8:5 के अनुपात में है। राम श्याम और मोहन का औसत वजन 80 किलोग्राम। जब इनका औसत वजन 80 किलोग्राम है तो इनका कुल वजन क्या होगा? 80 गुणा 3। भाई इनका कुल वजन 80 गुणा 3 आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहां से तीनों का वजन कितना? तो 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 से काटेंगे 20 चौक 80 और 4 तिया कटने के बाद संख्या बनी 12। आपसे पूछ क्या रहा है? उसने कहा राम श्याम का औसत वजन क्या होगा। मुझे बताओ राम और श्याम का औसत वजन, सॉरी राम और श्याम का औसत वजन कितना है? 15, और औसत पूछ रहा है तो 15/2। अब गुणा में क्या आ गया? 12, 2 से काटेंगे 6 बार, 15 छिक्के 90 आ गया, जो क्या है आपका आंसर है कि उन दोनों का औसत वजन 90 किलोग्राम होगा। उन दोनों का औसत वजन कितना होगा? 90 किलोग्राम। ये 15/2 यहां से आया अनुपात से,
और 12 यहां से आया क्योंकि संख्या 12 गुनी है, इसका मतलब क्या है कि औसत भी 12 गुना ही होगा। देखो अगला प्रश्न 18वां, बढ़िया प्रश्न है। यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं सब में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। तीन अनुपात 4:5 है, इनका एलसीएम 1800 है। जब एलसीएम 1800 है तो एक बार बताओ कि इसके साथ अगर मैं एक्स लेके चलता हूं तो एक्स जो होता है एचसीएफ, वो एलसीएम लाते समय एक ही बार आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो एलसीएम बना होगा वो बना होगा एक्स गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अगर ये एलसीएम है तो ये बराबर 1800 के रहा होगा। तो 4 पंजे 20, 20 से काटेंगे 900 बार। भाई 20 से काटेंगे, सॉरी 900 नहीं 90 बार, ये वाली जीरो कट जाएगी। 3 से काटेंगे 30 बार, इसका मतलब एक्स का मान क्या आएगा, एक्स का मान आएगा आपका 30। पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो देखो दूसरी संख्या कितनी है 4, तो बस 4 की गुणा कर दो, 3 चौक 12, उत्तर कितना आ गया। तो दूसरी संख्या कितनी होगी 120 होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 120। देखो अगला प्रश्न, करेंगे अगला प्रश्न खुद से क्योंकि अगला प्रश्न तो आसान है। इसने कहा किसी संख्या और उसके 1/3, देखो संख्या हमेशा 1 के बराबर होगी और उसका 1/3, 1/3 मतलब 1/3 के बीच का अंतर। मुझे बताओ इनका अंतर लेंगे तो एलसीएम क्या इसके नीचे 1 मान के 3 आ जाएगा, और अगर एलसीएम 3 आएगा तो 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2/3 आएगा। इसका मतलब 2/3 की वैल्यू कितनी 228, कितनी 228। तो अगर हम यहां से निकालें कि संख्या क्या है तो आप ये कहेंगे 228/2 गुणा में कितना 3। पूछ क्या रहा है उस संख्या का 20% क्या होगा, तो गुणा में 20/100। देखो 2 से काटेंगे 10 बार, इस वाली जीरो से जीरो गई, मुझे पता है कि नीचे वाली संख्या से कटेगा नहीं पर गुणा करे दे रहे हैं। 2 तिया 6 और 28 तिया 84। जब 10 का भाग करेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 68.4 आ गया, 68.4 पहला ही ऑप्शन है, 68.4 आ गया, जो क्या है पहला ही ऑप्शन है, जो क्या है आपका आंसर है। करेंगे अगला प्रश्न, देख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। ये प्रश्न ज्यादातर पेपर ऐसे होते हैं जहां 4 द्वारा, 9 द्वारा या 11 द्वारा विभाज्य संख्या या 72 द्वारा विभाज्य संख्या आपसे पूछ ली जाती है। तो उसके लिए आपको इसके नियम याद होने चाहिए। देखो मैं एक बार यहां लिखे दे रहा हूं थोड़ा सा शॉर्ट में कि 2 से कटने का नियम क्या है, लास्ट डिजिट किससे कटनी चाहिए 2 से कटनी चाहिए। 4 से कटने का नियम क्या है, देखो 4 रहता है 2 की घात 2, इसीलिए क्या है कि लास्ट 2 डिजिट किससे कटनी चाहिए 4 से कटनी चाहिए। ऐसे ही इसके बाद आता है 8 का नियम, 8 बना है 2 की घात 3 से, लास्ट कितनी 3 डिजिट किससे कटनी चाहिए 8 से कटनी चाहिए। ऐसे ही 16 का नियम है, 16 का नियम भी ये बात कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से कट जाएगी वह संख्या 16 से कट जाएगी। तो जैसे यहां आपसे पूछा गया है कि 4 द्वारा विभाज्य है, मुझे बताओ कि 4 से कटने का नियम है लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक यहां तो है 82, यहां है 36, यहां है 54 और यहां है 34। आपको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, आपको तो केवल लास्ट वाले 2 अंकों से मतलब है। मुझे बताओ कि 82 कभी 4 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में 80 तो आता है पर 82 नहीं आता क्योंकि 84 आएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है।
जैसे 54, 4 के पहाड़े में 13 चौका 52 आता है और 14 चौका 56 आता है, पर ये 54 नहीं आता, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। जैसे 34, 8 चौक 32 और 9 चौक 36, 32 भी आता है, 36 भी आता है, 34 नहीं आता, ये भी आंसर नहीं है। देखो यहां 36, 36 क्या 4 के पहाड़े में आता है? अगर आता है तो यही संख्या ऐसी है जो 4 द्वारा विभाज्य है। आपसे यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर बी आ गया है, जो क्या है आपका आंसर है। अगर भी वीडियो बढ़िया से समझ में आई है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना वीडियो को अगर बढ़िया से पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लोगों पर शेयर करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में इसी मेहनत के साथ।